हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी टॉपिक्स ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी सीडीपी के सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। तो चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी ऐसे एग्ज़ाम की जहाँ पर सीडीपी पूछी जाती है, तो ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने इन टॉपिक्स को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से जो सफिशिएंट और टू द पॉइंट कंटेंट है वो मिल सके। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि इसके बाद आपको इन टॉपिक्स के लिए अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा आज का, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ वो चीज़ होती है जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि ग्रोथ को हम देख सकते हैं। देख तो हम डेवलपमेंट को भी सकते हैं, लेकिन हम इसे फील ज़्यादा करते हैं, वी कैन फील इट, और ये अनसीन होती है। इसके बाद जो डेवलपमेंट है उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव मतलब होता है जिस चेंज को हम नंबर में मेजर कर सके, जैसे कि हाइट हो गया, हमारा वेट हो गया। और क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जिसमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे कि इंटेलिजेंस का इम्प्रूव होना, थिंकिंग एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होना, लैंग्वेज और जो इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो इंसान में आना, वो होती है डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ होती है वो किसी का हाइट बढ़ती है, किसी का वेट बढ़ता है, तो वो ग्रोथ होती है जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी की इमोशनल जो डेवलपमेंट हुई है, किसी की लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई है, वो हमें बस फील होती है, उसे हम नहीं देख सकते, ना ही हम उसे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट में सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं, यानी कि एक सिस्टम से ही चीज़ें चलती हैं, बीच बीच में से कुछ ऐसे नहीं होता, रैंडम चीज़ें नहीं होती। एक सिस्टमैटिक और जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो डेवलपमेंट में होती है। इसके बाद जो डेवलपमेंट में डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी आ जाती है, यानी कि डिपेंडेंसी का मतलब होता है डिपेंड होना किसी चीज़ पर। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, उसके सभी काम उसके पेरेंट्स करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होती जाती है, वो ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, यानी कि वो अपने काम खुद करने लगता है, वो ऑटोनॉमी की तरफ चला जाता है, यानी कि स्वायत्तता की ओर चला जाता है। उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, वो अपने काम खुद करने लगता है, उसको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। इसके बाद डेवलपमेंट जो है वो वूम से लेकर टोम तक चलती है। इसका मतलब होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ फर्स्ट डे से लेकर पूरी लाइफ तक, जब तक हम मर नहीं जाते, डेवलपमेंट चलती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि वूम टू टॉम जो है प्रोसेस किसके अंडर आती है, ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हम डेवलपमेंट लगा देंगे। तो इसके बाद हमने देखा कि हमारी वूम से टोम चलती है, तो प्री नेटल से ही हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो प्री नेटल जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 38 to 40 वीक्स, 280 डेज, या फिर 9 मंथ्स और 10 डेज हम इसे कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, स्टैटिक नहीं होता, यानी कि स्थिर नहीं होता है, वो बदलता रहता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग कीप्स चेंजिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि जब अब आप किसी व्यक्ति से आज मिले हो और उससे 10 साल बाद, 5 साल बाद मिलोगे, तो वो पर्सन आपको चेंज मिलेगा, वो सेम वैसा नहीं होगा। उसकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या फिर उसकी पर्सनैलिटी है, हम कुछ भी कह सकते हैं, उसकी जो बॉडी हो गई, किसी भी चीज़ को अगर हम देखेंगे, उसका जो बात करने का तरीका हो गया, कुछ भी होगा, तो वहाँ पर हमें कुछ भी चेंज देखने को मिल सकता है। तो ह्यूमन बीइंग स्टैटिक नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट के प्रकार में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इनकी बात करने वाले हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अंडर आता है
हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, याद रखने की क्षमता है, रीजनिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है कि जब बच्चे की ये सभी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, डेवलप होती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट के अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक तो है फाइन मोटर और एक है ग्रोस मोटर। तो फाइन मोटर हम कह सकते हैं हमारी जो बॉडी की स्मॉल मसल्स होते हैं, यानी कि फाइन मसल्स जो होती हैं, जो हमारी फाइन चीज़ों पर काम करती है। और ग्रोस मोटर होती है हमारी बॉडी की लार्ज मसल्स। तो जैसे कि अगर हम अपने पूरे हैंड को मूव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रोस मोटर हो जाएगा। लेकिन पूरे हैंड को ना लेके हम बस अपनी फिंगर्स का अगर हम यूज़ करें तो वो हो जाएगी हमारी फाइन मोटर्स। तो जैसे कि पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, और या फिर हम अपनी उंगलियों से कोई काम करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फाइन मोटर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है। लेकिन जब बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, तो वहाँ पर आ जाती है उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट में हम देखते हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना और सोसाइटी में एडजस्ट करना। ये क्या, इसमें क्या आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट में ये आ जाता है। इसके बाद एक हमारा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट और दूसरा होता है इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट। तो इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट। किसका है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट। तो जो हमारी लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो हमारा आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर ही। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंसेस की बात करें तो ग्रोथ जो क्या होता है वो नैरो कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है। तो नैरो कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो नैरो कंसेप्ट में बहुत ही कम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो ओनली जो कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ें ग्रोथ में आती हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज, सोशल सभी टाइप्स का जो डेवलपमेंट है हमें देखने को मिलता है। तो नैरो और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आपको समझ आ गया होगा। तो अब इनके डिफरेंसेस की बात करें तो ग्रोथ में हम क्वांटिटेटिव चेंजेस ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि बॉडी की शेप में चेंज होना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना। और डेवलपमेंट में हम देखते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस भी और क्वालिटेटिव चेंजेस भी, यानी कि ये सभी चेंजेस तो हम डेवलपमेंट में देखते ही हैं, लेकिन साथ में क्वालिटेटिव चेंजेस भी देखते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना, इमोशनल डेवलपमेंट होना, यानी कि मैच्योरेशन, समझ किसी व्यक्ति के अंदर आना, वो आ जाती है हमारी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई, वो आ जाती है हमारी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में। इसके बाद ग्रोथ में क्या आते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स आते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड होती है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट जो होती है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, यानी कि चहुमुखी विकास जो है, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज, सोशल सभी इसमें आ जाते हैं। ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड पर रुक जाती है, आपने देखा होगा हाइट जो है एक सर्टेन एज में आके रुकनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो टिल डेथ यानी कि लाइफ टाइम चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ग्रोथ को हम मेजर भी कर सकते हैं और ये दिखती भी है, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, हम इसे केवल एसेस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। तो अगर किसी की इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो वो इंटरनल है, वो व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर चल रही है। लेकिन अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो वो एक्सटर्नल है, हम उसे देख सकते हैं। इसके बाद जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इसमें आ जाता है, यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, हमारी इंडिपेंडेंट होती है और ऑल अराउंड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम प्रीनेटल स्टेज देखेंगे, इन्फेंसी देखेंगे, चाइल्डहुड देखेंगे, एडोलेसेंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रीनेटल स्टेज का टाइम पीरियड होता है, हमने पहले भी देखा था, 280 डेज, 9 मंथ्स एंड 10 डेज, 30 to 40 वीक्स।
और जो प्रीनेटल डेवलपमेंट हमारी होती है इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ पर भी 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले 0 से 2 वीक्स तक जो चलती है वो होती है जर्मिनल स्टेज। उसके बाद 3 to 8 वीक्स तक हो जाती है एम्ब्रॉयनिक स्टेज, और 9 वीक से लेके बर्थ तक जो स्टेज हमारी देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं फीटल स्टेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद इन्फेंसी में देखें तो इन्फेंसी 0 से 2 साल तक चलती है, और इन्फेंसी में सबसे फास्ट ग्रोथ होती है बच्चे की बर्थ के बाद। चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड 2 to 12 ईयर्स तक चलती है। इसमें सबसे पहले बच्चे में आती है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद आती है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक होती है और लेटर चाइल्डहुड होती है 7 से 12 साल तक। इसके बाद हमारी आती है एडोलेसेंस, जो कि 12 से 19 साल तक देखी जा सकती है। तो सबसे पहले हम प्रीनेटल स्टेज की हमारी बात करेंगे। तो प्रीनेटल स्टेज फिर से हमने देखा 280 डेज, 9 मंथ्स 10 डेज या फिर 38 to 40 वीक्स। तो जो ये चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से एक बार याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में खासकर ये पूछी जा सकती हैं। प्रीनेटल स्टेज जो होता है कंसेप्शन यानी कि गर्भधान से जो है वो स्टार्ट हो जाती है और बर्थ तक चलती है, यानी कि जब तक बच्चे का बर्थ नहीं होता तो प्रीनेटल स्टेज हम उसे कहते हैं। इसके बाद जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो होती है स्टार्ट इन्फेंसी की स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक होती है। और जो इन्फेंट जो हम बच्चे को कहते हैं वो बर्थ से लेकर 10 to 14 डेज तक बच्चे को हम इन्फेंट नाम से जानते हैं। उसके बाद 2 वीक से लेकर 2 साल तक उसका जो बेबीहुड है वो आ जाता है। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ पर पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। उसका जो सबसे पहला जो सोशलाइजेशन है किसके साथ होता है? अपने पेरेंट्स के साथ होता है। इन्फेंसी स्टेज में क्या होती है? फिजिकल और जो मेंटल लर्निंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। इन्फेंसी स्टेज में मोरलिटी नहीं होती, यानी कि बच्चे को नहीं पता होता मोरल वैल्यूज़ क्या होती है, मोरल क्या चीज़ होती है। उसके बाद आती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 से 12 साल तक होती है, और जो अर्ली चाइल्डहुड इसमें हमारा होता है वो 2 से 6 साल तक का होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है? प्ले एज होती है। इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो टॉय एज हो गई। प्री गैंग यानी कि वो अपनी एज के बच्चों के साथ गैंग बनाते हैं, ठीक है, तो इसको प्री गैंग एज कह सकते हैं। इमेजिनरी गेम्स इस एज में बच्चे खेलते हैं, जैसे कि वो डॉल को ही जो लिविंग चीज़ें मानते हैं, गन के साथ खेलते हैं, ठीक है। और इसके बाद होती है प्री स्कूल एज, यानी कि इस एज में बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। फिर क्यूरियोसिटी यहाँ पर बच्चे को होती है, तो इस एज में बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुट करता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना। तो चाइल्डहुड स्टेज लैंग्वेज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एज होती है। और इसमें जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी कि जो बच्चा सुनता है वैसा ही वो बोलता है। अपने आस पड़ोस में, अपनी फैमिली में जो चीज़ें वो सुनेगा वैसा ही बोलेगा। तो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए काफ़ी सेंसिटिव टाइम पीरियड हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 6 to 7 ईयर्स से लेकर 11 to 12 ईयर्स, यानी कि कई जगह पर लिखा जाता है 6 to 11, कहीं पर लिखा जाता है 7 to 12, तो दोनों ही ठीक हैं। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है? गैंग एज होती है, स्मार्ट एज होती है, बच्चे थोड़े स्मार्ट एक्ट करते हैं। मोस्ट एक्टिव बच्चे होते हैं इसी स्टेज में, सबसे ज़्यादा एक्टिवनेस जो बच्चों की होती है, हम कहते हैं ना बहुत ही शैतान बच्चा है, तो इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज होती है, एलिमेंट्री स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। गेम स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा गेम्स उनका क्रिकेट में, बैडमिंटन में, अलग अलग गेम्स में बहुत रुचि होती है उनको। वो सोचते हैं कि हाँ भाई इसी एज में, मतलब हम वो अपने आप को खुद धोनी से कंपेयर करते हैं, कोहली से कंपेयर करते हैं। फिर जो स्टोरेज और कलेक्शन इस एज में बच्चे करते हैं, आपने देखा होगा नोटबुक्स में मोर पंख रखते हैं। लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की इसी एज में जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडोलेसेंस की। हमने चाइल्डहुड की बात की, अब हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, जो कि 13 to 19 ईयर्स तक चलती है, और इसे हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से बच्चा चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड में एंटर करता है, तो ट्रांजिशनल पीरियड इसीलिए हम इसको कहते हैं।
एडोलेसेंस पर एडोलेसेंस एक बुक है जो कि स्टैनली हॉल ने लिखी है, और इन्होंने इस बुक में कहा है कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो जो एडोलेसेंस की एज है वो स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में भी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एडोलेसेंस होती है वहाँ पर हार्ड टाइम होता है, यानी कि क्या होता है, बच्चे को पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन बच्चे को अपनी आज़ादी से जो है वो जीना चाहते हैं, तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा हार्ड टाइम होता है। हार्ड टाइम इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी बॉडी में काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो उनको देखने को मिलते हैं। और इसी एज में जो फ्रेंड्स के सजेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स कहते हैं उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन पेरेंट्स जो चीज़ें कहते हैं वो सोचते हैं कि पेरेंट्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ इस एज में जो फ्रेंड्स का सजेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अपनी गैंग के एक्टिव मेंबर बच्चे इसी एज में होते हैं। स्ट्रगल, स्ट्रेस और कन्फ्यूजन इसी एज में उनको देखने को मिलता है, और ये एज जो है गोल्डन एज के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर उनको जो अपोजिट जेंडर है या सेम जेंडर है वहाँ उनसे अट्रैक्शन भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर, यानी कि जो अमूर्त सोच है बच्चे की, विकसित होती है। और हीरो वर्शिप भी यहाँ पर आती है, यानी कि वो अपने आइडल बनाते हैं कि मुझे किसके जैसा बनना है बड़े होकर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम प्री एडोलेसेंस। जो प्री एडोलेसेंस होती है उसमें क्या होता है, जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से रिलेटेड होता है। 11 से 13 ईयर तक गर्ल्स में जो प्री एडोलेसेंस आती है, और बॉयज़ में 12 टू 14। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से पहले ही मैच्योर हो जाती हैं। जो गर्ल्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाती हैं, किससे, बॉयज़ से। अर्ली एडोलेसेंस जो होता है वो 13 टू 17 ईयर्स होता है। लेटर एडोलेसेंस 17 टू 20। और यहाँ पर लेटर एडोलेसेंस में कौन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, बॉयज़ ग्रो करते हैं। और यहाँ पर कौन ग्रो करता है ज़्यादा तेज़ी से, गर्ल्स। अर्ली अडल्टहुड होता है 21 टू 40 ईयर्स। मिडिल एज आती है 40 टू 60 ईयर्स तक, और ओल्ड एज आती है 60 प्लस। इसको आप टेबल को अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस की हम बात करते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है स्पेशल डॉक्टर, यानी कि SPDR। तो एस से होता है साइज, प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस और राइज। तो जब डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं तो साइज में चेंज हमें देखने को मिलता है, जो बॉडी का साइज हो गया, ठीक है। जो चेंज इन प्रोपोर्शन है वो देखने को मिलता है, जैसे कि जब एक बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद जो अडल्ट होता है तो उनकी बोन्स में डिफरेंस, यानी कि इनकी 275 टू 300 बोन्स होती हैं, लेकिन अडल्ट में कितनी होती है, 206। तो जो ये प्रोपोर्शन में चेंज है वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा डिसअपियरेंस की बात करें तो पहले बच्चों के मिल्क टीथ आते हैं, वो टूटने के बाद फिर परमानेंट टीथ आते हैं। राइज में होता है नए फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि बियर्ड्स आ जाते हैं, बड़े होने के बाद प्यूबिक हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये सभी कुछ चेंजेस हैं हमें देखने को मिलते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट्स के कुछ डोमेन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन में क्या आता है, बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना। किस चीज़ का डेवलपमेंट होना, बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना। तो इसमें जो हमारी मोटर स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें कि हमारी जो बोन्स और मसल्स का कंट्रोल होता है। हमने पहले भी पढ़ा था डेवलपमेंट के टाइप्स में। तो ग्रोस मोटर होती है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ग्रोस मोटर्स का जो ग्रोस मसल्स हैं उनका यूज़ होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने हाथ और पैरों को मूव करना शुरू करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो उसकी जो उंगलियां हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, उनकी जो फाइन मोटर्स हैं वो डेवलप करती हैं। धीरे धीरे बाद में वो चीज़ों को पकड़नी शुरू करता है अपने हाथ में। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्रोस मोटर की डेवलपमेंट होती है, फिर होती है फाइन मोटर की डेवलपमेंट। उसके बाद है सिफेलोकोडल डेवलपमेंट और प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। तो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक पर्सन है, तो जब उसका डेवलपमेंट हेड टू टो जाता है तो वो क्या होता है, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। लेकिन दूसरी तरफ जब किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट उसकी चेस्ट से, उसकी बैकबोन से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है, पूरी बॉडी की साइड फैलता है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन।
कॉग्निटिव डोमेन में हमने बात की थी थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो HMT यानी कि हेड, माइंड और थॉट्स की बात हम कॉग्निटिव डोमेन में करते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से एक रिलेटेड थ्योरी भी है जो कि जीन पियाजे ने दी है, इसको हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये अभी अभी हमने देखा कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है, किसी भी व्यक्ति की परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी चीज़ों में डेवलपमेंट होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोरल डोमेन की। मोरल डोमेन में जो मोरालिटी है, वैल्यूज है, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर है, उसकी डेवलपमेंट आ जाती है। सोशल और इमोशनल डोमेन की बात करें तो यहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और बच्चे का सोशल ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट जो है वो होना, पीयर ग्रुप के साथ रिलेशनशिप, सोशल जो रोल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग है, ये सभी कहाँ पर आ जाते हैं, सोशल एंड इमोशनल डोमेन में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनसे और इस टॉपिक से यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या है, सिफेलोकॉर्डल या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये अभी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म और सिमिलर पैटर्न। इसमें क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक सिमिलर पैटर्न में चलता है, यूनिफॉर्म में होता है। हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो ह्यूमन के जैसे ही होता है, एनिमल का जो डेवलपमेंट है वो एनिमल के जैसे ही होता है, यानी कि किसी भी जाति का विकास अपनी जाति के अकॉर्डिंग ही होता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट ऑर्डर। तो यहाँ पर एक डिफाइनाइट जो एक स्पेसिफिक जो ऑर्डर है वो फॉलो किया जाता है डेवलपमेंट के टाइम पर। सबसे पहले इन्फेंसी आती है, फिर चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड, तो ऐसे ऐसे ओल्ड एज तक हम जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो किसी का डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है, किसी का स्लो हो सकता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्फेंसी में डेवलपमेंट फास्ट होता है, फिर चाइल्डहुड में थोड़ा स्लो हो जाता है, अडल्टहुड में फिर से फास्ट होता है, और जो एडोलेसेंस में फास्ट होता है, लेकिन अडल्टहुड में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो भी हमेशा सेम नहीं होता, उसमें भी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि स्पीड और रेट ऑफ डेवलपमेंट नॉट ऑलवेज सेम, कभी कभी फास्ट, कभी कभी स्लो। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रॉय से लेकर डेथ तक होती है, अभी हमने देखा था वोम टू टॉम होती है। तो स्पीड कैन बी समटाइम हाई, समटाइम लो। तो जो लेकिन डेवलपमेंट है कभी स्टॉप नहीं होती है, कंटिन्यूसली चलती है। जो स्पीड और रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें हमें थोड़ा सा कभी हाई और लो देखने को मिल सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी रुकती नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। तो जेनरिक टू स्पेसिफिक भी हो सकता है ये, और जनरल टू स्पेसिफिक भी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जनरल सिम्टम्स जो हैं वो पहले देखने को मिलते हैं, उसके बाद परफेक्शन आती है, देन स्पेसिफिक। अभी हमने बात की थी ग्रोस मोटर की और फाइन मोटर की। तो ग्रोस मोटर स्किल्स में आ गया था हमारा हैंड की मूवमेंट, लेकिन फाइन में आ गया था हमारी जो फिंगर्स की मूवमेंट है, पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना। तो सबसे पहले बच्चा हाथ को अच्छे से मूव करना सीखेगा, बाद में ही तो वो पेंसिल को अच्छे से पकड़ना सीखेगा ना। तो ये चीज़ वही आ जाती है कि सबसे पहले बच्चा उठना, बैठना, चलना ये सब करना सीखता है, लेकिन बाद में उसमें परफेक्शन आती है, बाद में जो है वो स्पेसिफिक तक पहुंचता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर बच्चा सबसे पहले अपने पूरे ऑर्गन को मूव करना सीखता है, उसके बाद वो परफेक्शन की साइड जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है। देन वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों विकासों का होना। तो यानी कि जब बच्चा बोलता है तो उसकी जो माइंड और मसल्स हैं उन दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, वहाँ पर इंटेग्रिटी होती है। इसके बाद होल टू पार्ट में हम देखते हैं कि पहले बच्चा पूरे हाथ को मूव करता है, देन वो अपने रिस्ट और फिंगर्स को मूव करता है, उनकी जो परफेक्शन उसमें आती है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी और होल टू पार्ट। और इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर
इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलते हैं। जो इंटेलिजेंस अलग हो सकती है, मोटिवेशन दो लोगों में अलग हो सकती है, इंटरेस्ट जो है वो सबका अलग हो सकता है, और यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। और जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करती है, इसमें कहा गया है इंक्लूडिंग ट्विंस। ट्विंस में भी अगर हम देखते हैं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो कुछ ना कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसे नहीं होता कि ट्विंस हैं तो सभी चीज़ें उनकी बिल्कुल ही सेम होंगी, कुछ ना कुछ 1% चेंज तो हमें देखने को वहाँ पर भी मिलेगा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो टॉपिक है इसको भी हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट जो होता है वो किस चीज का रिजल्ट होता है? इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। वुडवर्थ ने भी कहा है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें तो अगर एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स जो है वो टॉल हैं, ठीक है, उसके पापा मम्मी टॉल हैं, तो वो बच्चा भी टॉल ही होगा, उसके जीन्स में आ गया कि वो टॉल होगा, तो इसे हम कह सकते हैं ये है हेरिडिटी का एग्जाम्पल। लेकिन अगर उसके अंदर टॉल होने के जीन्स हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसने अच्छी स्लीप नहीं ली, एक अच्छा हेल्थ केयर उसको नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो अपने उस हाइट तक ना पहुंच पाए। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसे रोल प्ले करता है कि अगर वो अच्छा न्यूट्रिशन लेगा, रेगुलर एक्सरसाइज वो करेगा, और जो उसका जो हेल्थ केयर है वो जो हेल्थ है उसकी वो अच्छी रहेगी, तो वो अपनी हाइट पर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाता है एनवायरनमेंट का रोल। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है अपना रोल प्ले करती है। इंटेलिजेंस के उसमें इसका एक एग्जांपल लेके देखें तो अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स जो काफी इंटेलिजेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। लेकिन अगर उसके अंदर जो वही इंटेलिजेंसी के जीन्स हैं, लेकिन अगर उसने पढ़ाई नहीं की और उसने अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं किया, तो हो सकता है वो वैसा ना रहे। तो एनवायरनमेंट इसलिए रोल करता है। एनवायरनमेंट क्या करता है? सपोर्ट करता है हेरिडिटी के पोटेंशियल को। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट मोशन। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट एक जो पेस में नहीं चलता, कभी लो होता है कभी हाई होता है, तो पर ये क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ऐसे तो नहीं होता ना कि बच्चे ने पहले बैठना सीखा और फिर बिना ही खड़े हुए वो भागना शुरू कर दे। तो एक स्पाइरल डेवलपमेंट मोशन को जो डेवलपमेंट है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। में हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट डिफरेंट होती है हमने माना, लेकिन कुछ हद तक हम उस डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, ये सभी जो डेवलपमेंट है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल में क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, फैमिली का एनवायरनमेंट, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, और एनवायरनमेंट इन मदर्स वूम। तो ये जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मदर ने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया है, वो स्ट्रेस में रही है, अल्कोहल कंज्यूम की है या फिर स्मोकिंग की है, तो इस चीज़ का असर भी बच्चे पर पड़ सकता है। तो ये टॉपिक था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।